हेलो एवरीवन। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस सेशन में हम लोग सेंटेंस तक पहुंच चुके हैं। इसमें भी हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आइए उनको जो है रिवीजन करते हुए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं सेंटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस का जो 5 पार्ट्स होता है, जो मैं बताया था आप लोगों को कि टोटल जो हम लोग बातचीत करते हैं दुनिया के जितने भी लोगों 5 प्रकार से बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रकार है, पहले से ही हम लोग डिस्कस किए थे। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, यानी इसी पांचों टाइप में हम लोग बातचीत करते हैं। तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिए थे। इंटरोगेटिव हमारा चल रहा था, तो इंटरोगेटिव में ही आज हम लोगों को पढ़ना है। इसमें आधा पढ़ लिए थे, बाकी आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए मैं आपको जो है बुलाता हूँ। तो ये इंटरोगेटिव का कुछ एग्जांपल्स पढ़ने के बाद हम लोग ये डिस्कस किए थे। आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में अगर देखे होंगे तो, कि ये सब जो वर्ड हैं ये सब WH वर्ड हैं, यानी कि इनका काम ही है प्रश्न पूछना। ठीक है, इंटरोगेशन करना इनका काम है और इनके साथ ये सब स्ट्रक्चर लगता है। तो हम लोग क्या किए थे कि यहाँ से वर्ड से लेकर के और हाउ मेनी तक, यहाँ तक एग्जाम्पल हम लोग बना लिए थे। उसके बाद ये जो हम लोगों को ये दिख रहा है आपको येलो में, यहाँ से हम लोग को आज क्लियर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा बढ़िया बढ़िया सेंटेंस भी बनता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। मैं आपको ये लाता हूँ और दिखाता हूँ। तो चलिए ये रहा हमारा सिंस व्हेन। पहला हमारा वर्ड है सिंस व्हेन, जिसका मतलब होता है कब से या कब तक। मैंने वहां पे लिखा था, आपको जो है वहां से हिंदी देख लेना है। यहाँ पे वैसे इससे पता चल जाएगा एग्जाम्पल से। तो कब से या कब तक, थोड़ा सा इसको जो मैं टीचिंग में ले लूँ ना दी, तब ठीक रहेगा। चलिए, तो कब से या कब तक, इसकी खासियत ये है कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम तो याद ही होगा, टेंस में हम लोग पढ़े थे, तो उसका यूज करके हम लोगों को बनाना है। देखिए हम लोग कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो कब से का क्या करना है, सिंस व्हेन। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैव एज प्लस बीन प्लस बी4, और फॉर सिंस टाइम लगता है, वही है। तो सिंस व्हेन हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश, और लास्ट में क्या कर देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा है। नेक्स्ट है तुम लोग कब से वहां जा रहे हो, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन गोइंग देयर। नेक्स्ट हमारा है वे लोग कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो सिंस व्हेन हैव दे बीन वेटिंग फॉर मी। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है। अच्छा ये बात, ये छूटा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है अगला हमारा, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ साइड में। हाउ लॉन्ग, ये क्या है कि ये किसी भी टेंस में यूज हो जाएगा। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। सिंस व्हेन मतलब भी कब से या कब तक, और हाउ लॉन्ग मतलब भी कब से या कब तक। लेकिन डिफरेंट ये है कि सिंस व्हेन का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही यूज करना है, और हाउ लॉन्ग का किसी में भी करना है। तो देखते हैं इसके सेंटेंस। आप लोग कब तक पटना में रुकेंगे, तो फ्यूचर आ गया ना, तो इसलिए क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसका करना था। बाकी हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन पटना, फ्यूचर इंडेफिनिट है इसलिए शैल विल। तुमने मुझे कहां तक समझा, तो समझा पास्ट इंडेफिनिट, तो हाउ लॉन्ग डिड यू अंडरस्टैंड मी। नेक्स्ट है वह कब तक सोएगी, तो हाउ लॉन्ग विल शी स्लीप। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा सेंटेंस क्या आता है। अगला हमारा हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। अच्छा देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये अजीब चीज है। जैसे वाट मीन्स क्या होता है, हु मीन्स कौन होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, और उनके लिए जो नियम लगता है वही है, ये भी इनके लिए भी वही नियम लगेगा। बस अंतर क्या है कि वाट मीन्स क्या होता है, और इसका मतलब भाई हाउ फार है, तो इसका मतलब कितना दूर होता है, मतलब अर्थ में अंतर है, बाकी नियम तो वही लगने वाला है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है, तो जैसे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तो व्हाट इज योर नेम कहते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे भी WH वर्ड है तो पहले ही आएगा। नियम सबका एक ही है, हाउ फार, उसके बाद सहायक क्रिया जो भी है ना, मैं सारा चीज बता चुका हूँ पहले ही, वहां से आप नियम देख लेंगे पीछे जाके। तो WH वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आके, बाकी हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो हाउ फार इज योर हाउस, कितना दूर है तुम्हारा घर, कहाँ से, फ्रॉम हियर, यहाँ से, तो लगा लिए। नेक्स्ट है बक्सर से पटना कितना दूर है, तो हाउ फार इज पटना, जिसको पूछा जाएगा उसको पहले लिख लेंगे। हाउ फार इज पटना, पटना कितना दूर है, कहां से, फ्रॉम बक्सर, बक्सर। नेक्स्ट है किला मैदान से स्टेशन कितना दूर है, तो हाउ फार इज द स्टेशन, स्टेशन कितना दूर है ना, तो स्टेशन को पहले लिखेंगे। हाउ फार इज द स्टेशन, कहां से भाई, तो फ्रॉम किला मैदान। तो ऐसे करना है, जहां से पूछेगा उसको लास्ट में फ्रॉम और वो प्लेस का नाम। यहां से तुम्हारा स्कूल कितना दूर है,
तो क्या पूछा है, स्कूल कितना दूर है, स्कूल पूछा है, तो हाउ फार इज योर स्कूल, कहां से, फ्रॉम हियर, तो जहां से पूछेगा उसको लास्ट में फ्रॉम हियर, फ्रॉम देयर, फ्रॉम पटना, फ्रॉम दिल्ली, जो भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था हाउ फार। नेक्स्ट है हमारा हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार। अब इसमें क्या है सेंटेंस, तुम पटना कितनी बार गए हो, तो कितनी बार का क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन। अब देखो यहाँ पे देखना क्या है कि हाँ है तो प्रेजेंट, या ई चुका चुकी परफेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब ये इंटरोगेटिव है तो पहले चला आएगा, तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है WH वर्ड, तो यानी हाउ ऑफन, उसके बाद हैव यू गॉन टू पटना, ये पटना कितनी बार गया हो। तुमने लाल किला कितनी बार देखी है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। हाउ ऑफन हैव यू सीन द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट ओनली में इसलिए कैपिटल में मैंने लिखा हुआ है। वह गर्मियों में कितनी बार नहाता है, अब ये किसी को भी पूछ सकते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना, ये हाँ है तो प्रेजेंट और तातेती है तो इंडेफिनिट। तो हाउ ऑफन डज ही टेक अ बाथ इन समर। नेक्स्ट है तुम दिन भर में कितनी बार खाते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हाउ ऑफन डू यू ईट इन होल डे, यानी दिन भर में। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जो कमाल की बात के बनाते हैं, और हर तरह के हमारे डेली लाइफ में जो आता है ना, हम बोलते रहते हैं, भोजपुरी में चाहे हिंदी में चाहे जो भी भाषा में, तो ये वही सब चीजें है जिसको अगर हम याद कर लेते हैं तो इजिली जो है हम थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसको याद कर लीजिएगा, और जितना जरूरत हो, मतलब जितना मन करे उतना इसे सेंटेंस आप मैक्सिमम बनाते रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ। इन सबका मतलब एक ही होता है, किस प्रकार का, किस ढंग का, किस तरह का, सबका मतलब एक ही होता है। अब देखते हैं तुम किस तरह की लड़की पसंद करते हो, तो व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल, किस प्रकार की लड़की पसंद करते हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो डू डज लगेगा ही। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल डू यू लाइक। नेक्स्ट है वह किस किस्म की फिल्म देखना पसंद करता है, तो व्हाट काइंड ऑफ मूवी, या फिर फिल्म भी कर सकते थे, व्हाट काइंड ऑफ मूवी डज ही लाइक टू वॉच। दो को क्रिया आता है तो क्या करते हैं हम लोग, एक तो हो गया कि पसंद करना, दूसरा आ रहा है तो 2+V1 कर देते हैं। नेक्स्ट है वह किस ढंग का लड़का है, तो ये तो किसी टेंस में है नहीं, सिंपल प्रेजेंट है। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज ही, ठीक है ना, तो ऐसे बना लेंगे। अगला है हमारा एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। हम लोग सारा चीज पीछे क्लियर कर लिए हैं कि किसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सर नोट्स बनाए होंगे अगर तो वहां से देख लेंगे आप, या फिर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। वह कितने बजे रोज स्कूल जाता है, तो हाँ है और ये द है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो एट व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट है हमारा वह कितने बजे रोज मंदिर जाती है, तो एट व्हाट टाइम डज ही गो टू टेम्पल डेली, ठीक है। अब अगला है तुम कितने बजे रोज उठते हो, उठते हो मतलब वही जगते हो, तो कितने बजे का क्या कर देंगे, एट व्हाट टाइम, फिर क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो डू। अब किसके बारे में पूछा गया है, सब्जेक्ट क्या है जी, यू, तो यू लिख लेंगे। एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप डेली, जगना का गेट अप होता है। अगला है हमारा तुम रोज कितने बजे खेलने जाते हो, तो ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो कितने बजे के लिए एट व्हाट टाइम, फिर क्रिया लिखना है तो डू लगेगा, फिर सब्जेक्ट है यू, तो एट व्हाट टाइम डू यू गो टू प्ले डेली, मतलब तुम रोज कितने बजे खेलने जाते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एट व्हाट टाइम था। अब आगे देखते हैं कौन सा वर्ड आ रहा है। अब नोट आ गया। अब नोट में क्या है जरा देखते हैं इसको। देखिए नोट में है कि वर्ड जब किसी नाउन की विशेषता बताता है, व्हाट जिसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ड जब किसी नाउन का विशेषता बताएगा, तो नाउन का विशेषता कौन बताता है जी, एडजेक्टिव बताता है। तो बेसिकली जो है ये व्हाट एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। अब देखते हैं कि ये कैसे बनता है। जैसे पूछ रहा है तुम्हारा क्या नाम है, तो हम लोग तो ऐसे ही अगर कोई नहीं भी बताता तब भी हम जानते हैं व्हाट इज योर नेम, नहीं तो व्हाट हो गया, इज हो गया, और उसके बाद किसका नाम, तुम्हारा, तो योर नेम। अब पूछ रहा है मोहन की उम्र क्या है, चाहे मोहन का उम्र क्या है ये ठीक लगता, तो मोहन का उम्र क्या है, व्हाट इज मोहन्स एज, होता है ना राम का किताब राम्स बुक ऐसे करके एपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है, वही वाला है। तुम्हारी घड़ी में समय क्या है, तो व्हाट इज द टाइम, तुम्हारी घड़ी में मतलब घड़ी के द्वारा ही टाइम बचता है, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और नोट है वर्ड के बारे में कि वर्ड का प्रयोग जो है निर्जीव पदार्थों के लिए कौन कौन सी के अर्थ में भी होता है। मतलब वर्ड का मीनिंग तो आप जानते ही थे कि व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, मतलब उसने भी यही बताया था लड़का लोग, व्हाट मीन्स क्या होता है। लेकिन एक मीनिंग और भी हमको जानने को मिला, हमारे पास आया कि वर्ड का मीनिंग कौन कौन सी भी होता है, ठीक है। इसके अर्थ में भी ये यूज होता है, जैसे आपने कौन कौन सी फिल्में देखी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो व्हाट फिल्म्स, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है
कौन कौन सी फिल्म एक साथ, फिल्म आ रहा है ना, तो यानी कि व्हाट के साथ में फिल्म आ रहा है, फिल्म क्या है, नाउन है, तो ये नाउन साथ में लेके आ रहा है ना अपने, तो साथ में ही लिखेंगे व्हाट फिल्म्स हैव यू वॉच्ड, आपने देखी है। नेक्स्ट है आप कौन कौन सी उपहार, यहां पे भी देखिए उपहार साथ में आया है ना, तो व्हाट गिफ्ट्स हैव यू ब्राउट, मतलब लाना का ब्रिंग का तीसरा ब्राउट फॉर मी, मेरे लिए। अब नेक्स्ट है टेबल पर क्या है, तो व्हाट इज ऑन द टेबल, तो ये हमारा जो है क्या चीज है, मतलब व्हाट है जिसका मीनिंग कौन कौन सी भी होता है। यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि टेबल पर कौन कौन सी चीज है, ये भी कर सकते थे, तो फिर वहां पे एक नाउन जोड़ लेते, ठीक है, बाकी यही होता है। और नोट आएगा अभी, अब देखते हैं, एक नोट और आ गया व्हाट के ही बारे में है कि व्हाट डॉट डॉट लाइक, यानी व्हाट डॉट डॉट लाइक रहता है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, कैसा कैसी कैसे। अच्छा, कैसा कैसी कैसे के लिए तो हाउ आता है ना, हाउ मीन्स कैसा, कैसी हो, कैसे हो ना, कैसा है, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज जान रहे हैं कि व्हाट डॉट डॉट लाइक मतलब भी कैसा कैसी होता है और कैसे भी, लेकिन व्हाट डॉट डॉट का मतलब क्या, डॉट डॉट जो है ना वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे वह देखने में कैसी है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब कैसी लगती है, तो व्हाट, और वो यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे क्या लग गया, डज शी लुक लाइक, ठीक है। अगला है ये तस्वीरें देखने में कैसी है, तो व्हाट डज, ये तस्वीरें, तो ये सब का डीज होता है, व्हाट डू दीज पिक्चर्स, डू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे आने वाला जो नाउन है ना वो प्लूरल है इसलिए डू लगा है, सिंगुलर यहाँ पे था सी इसलिए डज लगा, तो व्हाट डू दीज पिक्चर्स लुक लाइक, लुक लाइक लगाना है लास्ट में। नेक्स्ट है वह बच्चा देखने में कैसा है, तो व्हाट डज दैट चाइल्ड लुक लाइक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिया के अनुवाद में वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन आ जाता है तो उस प्रेपोजिशन को अंत में लिखते हैं। मान लीजिए कि आप सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें क्रिया आ रहा है मेन वर्ब और उसके साथ में एक प्रेपोजिशन भी आ रहा है, तो उसको क्या करना है कि उसको लास्ट में लिख देना है, और नहीं आया तो नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि लिखना ही है, अगर आए तब उसको लास्ट में लिखना है, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तुम्हें किस बात का घमंड है, तो व्हाट डू यू प्राउड, और प्राउड के साथ ऑफ आ रहा था तो लास्ट में लिख दिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बोलते हैं, तो व्हाट डू यू स्पीक ऑफ, नहीं भी बोलिएगा व्हाट डू यू स्पीक तो भी ठीक है, लेकिन अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो फिर लास्ट में लिखना पड़ेगा क्रिया के साथ में, नहीं तो छोड़ देंगे। वह क्या सोचता है, व्हाट डज ही थिंक ऑफ, ठीक है, सोचता है प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसलिए डज ही थिंक लगा सब, ठीक है। तो ये हमारा जो है व्हाट के बारे में था। अभी दो नोट और आएगा। अब देखिए हाउ मच का तो प्रयोग हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि हाउ मच का प्रयोग कितना कितने के अर्थ में होता है, एक बार दोबारा आ चुका है तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या नया आ रहा है। यह पहाड़ कितना ऊंचा है, तो हाउ मच हाई, क्योंकि मैं बताया था कि जब भी कोई आता है ना हाउ मच के बाद में नाउन वगैरह तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, एडजेक्टिव वगैरह जो भी रहेगा साथ ही में लिख लेते हैं, तो हाउ मच हाई इज दिस माउंटेन। फिर है यह कुआं कितना गहरा है, तो हाउ मच डीप, साथ ही में आ रहा है ना तो साथ में ही लिखते चलेंगे, हाउ मच हाई, हाउ मच डीप, जो आएगा साथ में लिख देंगे। उसके बाद क्रिया इज दिस वेल, ये कुआं। यह टेबल कितना लंबा है, तो हाउ लॉन्ग इज दिस टेबल, ठीक है। तुम कितने वर्ष के हो, तो हाउ ओल्ड आर यू, सीधे पूछ लेंगे हाउ ओल्ड मतलब तुम कितने पुराने हो, हाउ ओल्ड कितने पुराने, आर यू तुम हो, क्लियर। नेक्स्ट है तुम्हारा मकान कितना बड़ा है, तो हाउ बिग इज योर हाउस, हाउ बिग कितना बड़ा, तो हाउ बिग, ठीक है, ये क्लियर कर लेंगे हम लोग। एक और है हाउ का प्रयोग कैसा कैसी कैसे के अर्थ में भी होता है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले ही देखे कि व्हाट का प्रयोग भी कैसा कैसी कैसे के अर्थ में होता है और इसका भी होता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना है। तो तुम्हारा भाई कैसा है, तो हाउ इज योर ब्रदर, बोलते ना आप कैसे, हाउ आर यू, वही तो है। तुम्हारी माता जी कैसी हैं, तो हाउ इज योर मदर, यहाँ पे रहता है कि तुम कैसे हो तो हाउ आर यू कर देते, लेकिन माता को पूछा जा रहा है योर मदर, और मदर के साथ में इज लगेगा, इसलिए इज लगा है नहीं कि आर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वह यहाँ कैसे आया, अब देखिए ये आया पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो हाउ, फिर उसके बाद में क्रिया लिखेंगे डिड ही कम हियर, हाउ डिड ही कम हियर, ठीक है। तो ये हमारा 6 नोट था टोटल व्हाट और हाउ के बारे में। अब आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको जो है जानने को मिलेगा यहाँ पे एक चीज, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन होता है। जैसे आपको याद होगा जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो मैं सब्जेक्ट का फॉर्म बताया था 4 को, जैसे सब्जेक्ट इधर किए थे आई का ऑब्जेक्ट मी और अपना का अंग्रेजी माई, और इधर एक पजेसिव प्रोनाउन था माइन, वही हम लोग बात किए थे यू, तो यू का यू हुआ था और अपना का अंग्रेजी योर, और यहाँ पे क्या था जी योर्स था, याद होगा ना आपको।
अभी मैं लिख रहा हूँ फिर मिटा दूंगा इसको, ठीक है ना। अब जब से वी था तो वी का ऑब्जेक्ट अस, और अपना अंग्रेजी क्या था, आवर, और यहाँ पे क्या था, आर्स था। तो ये जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट है, उसका पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, उसका पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है। तो जैसे कि ये सब्जेक्ट के अपने फॉर्म है, वैसे ही हु जो है ना, हु मीन्स कौन होता है, जो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो हु भी सब्जेक्ट का काम करता है, और उस समय इसका हिंदी मीनिंग होता है कौन या किसने। और हुम, जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वैसे ही हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में हमें आई को जब यूज करना होता है तो मी बना के यूज करते हैं। वैसे ही हमें क्या करना है कि जब हमें हु को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, हुम बना के यूज करेंगे। और वही जैसे मान लीजिए कि आई के लिए अपना अंग्रेजी चाहिए होता था तो माई लिखते थे, यू के लिए योर लिखते थे, वी के लिए आर लिखते थे। वैसे ही जब हु को जरूरत पड़ेगा अपना अंग्रेजी के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, हुज लिखेंगे। तो ये जो दिख रहा है हु, हुम, हुज, ये हु का ही तीनों फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे, जैसे एक सेंटेंस है हमारे सामने, कौन वहां जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं कि हो कंफ्यूजन, मैं जरूर क्लियर करूंगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं, कौन वहां जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखा जाए तो कौन के लिए हु लिखे हैं, और जाना का गो होता है तो गो लिख दिए, गोज कर दिए, और वहां के लिए दे। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन कर देते हैं कि हु डज क्यों नहीं लग रहा है, मतलब डब्ल्यूएच के वर्ड के बाद में लगता है ना साइकिल, क्यों नहीं लग रहा है, तो वो मैं बता देता रहा हूँ। देखिए ये कौन है, कौन को हम लोग ये कर देते हैं, वह कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कुछ देर के लिए वह। अब मान लेते हैं कि ये है ही नहीं, वह वहां जाता है, तो क्या होता है, ही, वह हो गया, जाना क्या होता है, गोज, और वहां का क्या होगा, देयर, ही गोज देयर। वह वहां जाता है, ही गोज देयर, बना लिए ना। तो यहाँ पे हमें कहीं भी सहायक क्रिया की जरूरत पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो ठीक जैसे कि वह वहां जाता है तो ही गोज देयर किए हैं, अब वह को हम लोग कट करके कौन लिख दें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही को भी कट करके क्या करना पड़ेगा, हु करना पड़ेगा। तो क्या बना, हु गोज देयर, यानी हु जब सब्जेक्ट का काम किया, जैसे ही की लिखे थे तो गोज लिखे हम लोग, कुछ यहाँ पे ही डज गो ऐसे तो किए नहीं। तो वैसे ही हु जब सब्जेक्ट का काम करता है तो यहाँ पे डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है, हु गोज दे हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि हु का स्वभाव है प्रश्न पूछना, तो इसलिए हु गोज पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ रहा है। तो हु गोज देयर करना पड़ रहा है हम लोग को। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है हम लोग डू डज डिड का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अब वही कंटिन्यूअस रहता है तो होता भी है, जैसे कि यहाँ पे है कि कौन वहां जा रहा है, और जैसे रहता कि वह वहां जा रहा है तो ही इज गोइंग देयर होता है ना, तो ही की जगह पे हम मान लीजिए हु करेंगे तो हु इज गोइंग देयर हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस में तो लगता है ही इज गोइंग देयर, प्रेजेंट में कहाँ लगता है, ही गोज देयर लगता है, ही डज गो होता है क्या, नहीं होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हु इज गोइंग देयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इसे किसने किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है ना कि वह इससे किया है, तो ही हैज डन। तो वैसे ही है, अगर मान लीजिए कि ही को हटा के हु कर रहे हैं तो हु हैज डन दिस। इन सब में क्रिया इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए ही को ही रखते तो सब में कंटिन्यूअस में परफेक्ट में तो लगता है ना, उसलिए लग रहा है, बाकी में नहीं लग रहा है। इंडेफिनिट अभी नोट में मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। कौन वहां जाएगा, तो कौन वहां जाएगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है, इसको कट करके लिखते कि वह वहां जाएगा, तो इसको कट के क्या कर देते हो, ही विल गो देयर करते ना, वह वहां जाएगा, ही विल गो देयर। तो अब जो वह की जगह पे हम कौन लिखे तो उसी तरह से ही की जगह पे भी क्या लिखेंगे, हु, तो हु विल गो देयर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आप टेंशन मत लीजिए, अभी तुरंत मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक नोट अभी हु के ही बारे में रहेगा। हु जब सब्जेक्ट का कार्य करता है यानी कर्ता का कार्य करता है तो उस समय हमें डू डज डिड का प्रयोग नहीं करना होता है। यानी हु जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वहां पे डू डज डिड नहीं लगाना है। जैसे कौन वहां जाता है तो हु गोज देयर, वह वहां जाता है। उसी तरह से रावण को किसने मारा, हु, सेकेंड फॉर्म मोहन ने राम को मारा रावण को, सॉरी, तो मोहन ने रावण को मारा, तो मोहन किल्ड रावण होता ना। अब मोहन की जगह पे हम लोग कौन कर दिए तो इंग्लिश में हु हो जाएगा, हु किल्ड रावण, पास्ट इंडेफिनिट में। तुम्हारी कलम किसने चुराई तो हु, सेकंड फॉर्म स्टोल योर पेन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ की जरूरत नहीं पड़ रही है इंडेफिनिट में। इसे किसने किया तो हु, और ये डिड जो है वो सहायक क्रिया वाला डिड नहीं है, जैसे डू का दूसरा रूप डिड होता है ना, वो वाला है। तो हु मतलब कौन और डू मतलब करना, डू का दूसरा रूप डिड, हु डिड दिस, ये वाला है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब वही जब मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, कौन वहां जाता है, इसको वह कर रहे हैं तो ये भी ही गोज हो रहा है, लेकिन वही यहाँ पे जोड़ देते हैं कि वह वहां नहीं जाता है, इसको हम लोग कट कर रहे हैं
तो ही डज नॉट गो होता ना, मतलब डज लग जाता ना, तो ठीक वही काम यहाँ पे भी होने वाला है कि हु जब कर्ता का काम करेगा और निगेटिव में होगा तो डू डज डिड लगाना भी है, क्योंकि निगेटिव में लगता है मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, तो डू नॉट होता है कि नहीं होता है, डू आता है ना, तो उस तरह से आएगा। वह वहां कौन नहीं जाता है, तो हु डज नॉट गो देयर, डज आया नॉट के लिए, डज नॉट गो देयर। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, तो हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है जीवन में सुखी होना कौन नहीं चाहता है, तो हु डज नॉट वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसलिए हम लोग लिखे हुए हैं डू डज डिड का प्रयोग किए हुए हैं, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव में हो गया और नेगेटिव में हमेशा डू डज डिड आता रहता है पास्ट में और प्रेजेंट में, अपना जो जरूरत है उसके अनुसार। तो ये हमारा क्या था हु। अब चलेंगे हुम पे, क्योंकि हुम क्या है जी, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, अभी बताया था मैं। तो हुम ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि जब हमें किसी के बारे में बात करना होता है तो वो होता है ना ऑब्जेक्ट। जैसे आप किससे मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पे हो गया, ये रहा आप किससे मिलना चाहते हैं, किससे मतलब वो रहा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हुम, हुम मतलब किससे, डू यू वांट टू सी, ये ऑब्जेक्टिव पहले लिखा गया है, डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में आ भी रहा है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। हुम डू यू वांट टू सी, किससे डू यू वांट आप चाहते हैं, टू सी, सी मतलब देखना है मिलना दोनों होता है, ध्यान रखिएगा, आजकल फैशन में चल रहा है सी मिलना के लिए कोई बीट नहीं है लिख रहा है। उसने किसको फोन की, तो किसको फोन की यहाँ पे आ गया ना, किसी तरफ इंडिकेट करते हैं तो टू लगाते हैं, तो टू हुम डिड सी फोन। ठीक है, अगला है उसने किससे बात की, तो टू हुम डिड सी टॉक। इंडिकेशन के लिए जब हम लोग किसी दिशा की तरफ इशारा करते हैं तो क्या लगाते हैं, टू, इसलिए दोनों तरफ टू लगा दोनों जगह पे। अब कह रहा है कि वह किसके साथ, साथ के लिए विथ लगता है, तो आप जो जानते ही मैं बताया था कि जब भी डब्ल्यूएच वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन आता है तो उसको क्या करते हैं, उसको डब्ल्यूएच वर्ड के पहले लिख देते हैं, नहीं तो लास्ट में केवल लेके लिखते हैं, उधर जैसे बंगाल की खाड़ी में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विद हुम डज शी लीव। अच्छा, लीव के लिए भी एक और नियम होता है जी, कि लीव जो होता है ना LIVE, इसको हम लोग लीव पढ़ते हैं, लीव, लीव मीन्स रहना, लीव मीन्स रहना, और ये क्रिया है यहाँ पे। और वही एक बार और लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये एडजेक्टिव के रूप में जब काम करता है तो उस समय हम इसको लाइव पढ़ते हैं, लाइव। और लाइव मीन्स क्या हो जाता है, जीवंत हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना टीवी वगैरह, लाइव चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है, तो जब हम लोग वो एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो लाइव पढ़ते हैं, और जब क्रिया के रूप में यूज करते हैं तो लीव पढ़ते हैं, नहीं वो, तो यहाँ पे लीव पढ़ेंगे, लीव। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हुज, हुज मतलब किसका या किसकी, और ये क्या है, अपना अंग्रेजी हूं का, तो यह किसकी किताब है, तो जानते हैं ना पजेसिव एडजेक्टिव अपना अंग्रेजी जो आता है वो नाउन के साथ आता है। जैसे मेरी किताब तो माई बुक, तुम्हारा घर योर हाउस, ऐसे करके आता है। तो उसी तरह से ये हमेशा अपने साथ हुज क्या लेके आएगा, एक नाउन लेके आएगा, ध्यान रखिएगा, हुज प्लस नाउन। तो कह रहा है किसकी किताब, तो हुज बुक, यह है तो इज दिस। नेक्स्ट है किसका लड़का धूप में खेल रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना, तो हुज सन इज प्लेइंग इन द सन। अच्छा, सन दो बार है, दोनों अलग अलग स्पेलिंग है, ये सन वो सन, ध्यान रखना। उच्चारण एक ही जैसा है। तुम किसकी कमीज पहन रहे हो, तो हुज शर्ट इज वेयरिंग यू। ठीक है, तो ये हमारा था टोटल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा ये आज कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम लोग का सेंटेंस टोटल 5 है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, जिसमें से हम 2 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए टोटल 3 लेक्चर वीडियो में। ठीक है, तब तक इसको अपना नोट्स वगैरह बना के क्लियर कर ले, मैं जल्दी जो है आपको वो अपना इंपेरेटिव सेंटेंस वाला भी लेक्चर ला दूंगा।